शांति बैठिए और क्लास अब शुरू किया जाए। सबको टेस्ट पेपर मिल गया? ठीक है। आज आप लोगों को हिंदी से होगा भारत से हम क्या सीखें। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं अब सीधे चैप्टर पर बिना किसी देरी के। और चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में राष्ट्रवाद एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद के कारण को पढ़े, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, इन सभी कारणों को हम लोगों ने देखा कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव क्यों हुआ, ये क्यों आया, लोगों में ये भावना कैसे जगी। शांति बैठ बाबा, ध्यान दे इधर। ठीक, उन्हें कौन धो रहा है किसको? हाँ, मैं चला सर है, लग रहा है निर्जय सर हैं दोनों मिल के। आज तो 9वां क्लास के धुआं धुआं हो गया, हम तुन्नी के धुआं धुआं करेंगे। कल कुछ याद कर लेना दिए थे, मतलब आज हम स्वतंत्र है, कहीं से कुछ भी सुन सकते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ, सरप्राइज। चलिए आइए चैप्टर पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टॉपिक का प्रथम विश्व युद्ध और उसके टाइम, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण था, प्रथम विश्व युद्ध के से भारत का क्या संबंध रहा, भारत में उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्हीं सब चीजों को आज हम लोगों को देखना है। कल आप लोगों को जो पढ़े थे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, उसका ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद उसकी कविता पढ़ा जाएगा इंग्लिश का, क्योंकि कल आपको इंग्लिश है। तो ये आज यहीं पे रुक जाएगा, ये शुरू होगा कब? मंडे को। और मंडे से हम लोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितना भी आंदोलन है उसको शुरू करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग खाली पढ़ेंगे विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध के समय भारत का क्या संबंध रहा, क्या प्रभाव पड़ा भारत पे, इसका इन्हीं सब चीजों पे आज हम लोगों को फोकस करना है। अतुल सोनू, तोरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ध्यान से कहो, खिस्सा नियर समझो। दादी से कभी खिस्सा सुना है बचपन में, छुटपन में ना सुना है? क्या दादी ना थी? मतलब तू जब छुटपन में था तो दादी थी क्या चीज? तो अच्छा, रेंट में रहता था ओ, अब दादी यहाँ रहती थी, तब मम्मियों से खिस्सा नहीं सुना, इसीलिए तुमको इतिहास समझ में नहीं आ रहा है था। खिस्सा सुनना चाहिए, ठीक, कहानियां। चलिए देखिए, इसमें से आधे चीज तो आपको 9th से है। पहला चीज, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक ये युद्ध चला। ये युद्ध का कारण क्या था? तो मुख्य कारण था इसका औद्योगिक क्रांति। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से होती है, यानी नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा था, मशीनों का आविष्कार हो रहा था, और इस वजह से उत्पादन बढ़ गया था। और उस उत्पादन किए हुए वस्तु को बेचने के लिए लोग को चाहिए था मार्केट, प्लस में उत्पादन के लिए कच्चा माल की पूर्ति भी करना था, तो उसके लिए भी चाहिए था कोई जगह। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय देशों ने बाकी के एशिया के, अफ्रीका के जो देश, इन लोगों को क्या किया? उपनिवेश यानी गुलाम बनाना शुरू किया। और इसी के बीच उन लोगों में हुआ आपसी टकराव, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और इसी को लेकर के ये लोग आपस में भिड़े। और जब बड़े बड़े राष्ट्र इसमें भिड़े तो साथ ही साथ छोटे राष्ट्र भी इसमें शामिल हो गए, और पूरा विश्व युद्ध में फंस गया। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से हुआ था और 1918 तक चला था। ये युद्ध पूरे तरह से यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। अपना उद्योग को बढ़ाने के लिए जो ये साम्राज्य बढ़ा रहा था, दूसरे देशों को जो गुलाम बना रहा था, इसी में इनका आपसी कंपटीशन होगा, और इसी कंपटीशन में ये लड़ाई हो जाता है। पूरा लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, आर्क ड्यूक, ये सब क्या था, कहानी सब हम 9th में पढ़े हुए हैं। कैसे एगो राजा के हत्या से ये लड़ाई की शुरुआत होती है, वो ओकरा मारता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। कहानी अलग है, लेकिन तनाव का ये सारे कारण थे। और वो काम किया था माचिस के तिल्ली का, जहां से विश्व युद्ध
शुरू हो गया था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। एक तरफ था तुमको मित्र राष्ट्र और दूसरे तरफ था केंद्रीय शक्तियां। इन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और रूस लड़ रहा था और 1917 में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था। ये सब 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, अमेरिका शामिल हो गया था। और केंद्रीय शक्तियां में बात करें तो कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ था उस टाइम पे, और इटली। तो ये इधर से इधर ये तीनों और इधर से ये तीनों चारों, इनके बीच लड़ाई हुआ। और उस टाइम पे ये सभी बड़े बड़े राष्ट्र हुआ करते थे, शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे। तो इनके साथ युद्ध होने का मतलब है कि छोटे भी इसमें भिड़ गए। जैसे हम लोगों को विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम लोग ब्रिटेन का उपनिवेश थे तो हम भी उसमें शामिल हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए, उसकी कहानी भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसके परिणाम ने, यानी इस प्रथम विश्व युद्ध ने किसी को प्रत्यक्ष रूप से तो किसी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो पूरे विश्व के सभी देशों को किया। सभी देश के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उस टाइम पे गड़बड़ हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पूरे विश्व के सभी देशों के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था। जैसे हम लोगों को डायरेक्ट इससे लड़ाई झगड़ा ना, ब्रिटेन की तरफ से तो लड़े, या मान लो ब्रिटेन की तरफ से हम नहीं भी लड़ते फिर भी इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता। इसके कारण विश्व आर्थिक मंदी आया था और वो मार पूरे विश्व को झेलना पड़ा था, इसीलिए उसका नाम है विश्व आर्थिक मंदी। ठीक, कई सारे यहाँ पे परिवर्तन भी हुए, उपनिवेशिक देशों में भी, ब्रिटेन में भी, या जो भी ये सब देश हैं उनमें इनके बीच कई सारी संधियां हुई, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच। कहीं ना कहीं यही चीज प्रथम विश्व युद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बना था। तो ये पूरे विश्व को प्रभावित किया है, पूरे विश्व के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ये प्रभावित किया था। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, अब ये जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में भारत का संबंध रहा वो समझो। तभी तो हम तुमको बता दिए कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति और इसके लिए औपनिवेशिक व्यवस्था। जो अपने साम्राज्य के लोग विस्तार करना चाहते थे, अपना मार्केट बढ़ाना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, और सबके कारण कौन था वो बढ़ाने का? औद्योगिक क्रांति। इसी के वजह से ये युद्ध हुआ था। ये भूटनी को है तू रे, क्लास में कौन भूटनी को है रे? अब देखो, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन लड़ रहा है, हमने के मुख्य रूप से केंद्र में ब्रिटेन के रख के देखना है। अब ब्रिटेन के इधर एशिया में लगभग देखो और अफ्रीका में देखो तो ये उपनिवेश बनाए हुए है। भारत उपनिवेश है इसका, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी इसका उपनिवेश है। तो अलग अलग जगहों को ये उपनिवेश बनाया हुआ है और उन सभी उपनिवेशों में इसके लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे बड़ा विकसित, एक अच्छा खासा उसका जो भी आवश्यकता की चीज थी उसकी पूर्ति करने वाला कौन था? भारत। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश कौन था? भारत। अगर पूछे भारत किसका उपनिवेश था तो क्या बताएगा? इंग्लैंड ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पे ब्रिटेन के सामने एक चैलेंज था कि भारत सहित बाकी के जो भी औपनिवेशिक व्यवस्था है वहां पे वो अपने उस व्यवस्था को सुरक्षित रखे, उसको बचा के रखे, यानी अपना उपनिवेश बनाए रखे, उन देशों को अपना गुलाम बनाए रखे। ये इसका लक्ष्य था। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था इसको? भारत। और भारत में इसको रखने के लिए वो उस टाइम पे कहता है विश्व युद्ध के दौरान कि मेरा यहाँ पे लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्थित और सही सरकार के व्यवस्था करना। जबकि ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि हमको एक सुरक्षित और व्यवस्थित सरकार का गठन करना है, तभी तो तू उसके पक्ष में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज किया गया और भारत को सुरक्षित रखना ब्रिटिश सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई। सबसे पहले किसको सुरक्षित रखना है? भारत को, यानी कि भारत को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। भारत के निकलने का मतलब कि ब्रिटिश कंपनी खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए
यही था। तो यहाँ पे कई तरह के वो काम भी करता है। जो 1822 में कल बताए थे ना कि 1822 में कपड़ा पर से आयात कर क्या कर लिया गया था, हटा लिया गया था, हटाया गया था ना। ठीक, 1822 में ब्रिटिश कंपनी ने कपड़ा पर से आयात कर हटा लिया था, यानी वहां से आने वाले कपड़ा पर टैक्स नहीं देना होता था और आपको यहां से भेजना है तो टैक्स देना है। ये जाकर के 1916 में क्या करता है, 14 से लड़ाई चल रहा है तो 1916 में सरकार यहाँ के लोगों को भरोसा जीतने के लिए और उसका जो आर्थिक स्थिति विश्व युद्ध में लड़ने से जो कमजोर हुआ था उसको पूर्ति करने के लिए, देश में कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये कपड़ा उद्योग के जो भी विकास ये सब है, अपना फायदा इस सभी के लिए क्या करता है, फिर से आयात कर लगा देता है। यानी 1822 में जिस ब्रिटिश कंपनियों को यानी ब्रिटेन से जो भी सामान आता था कपड़ा उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन 1916 में उनको टैक्स देना पड़ा। और ये नीति क्यों लाया सरकार, अपना कपड़ा उद्योग के विकास और अपना फायदा, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, पैसे की आवश्यकता ज्यादा है, तो अपने देश से आने वाले कपड़े पर भी इसने क्या किया, टैक्स लगाया था। तो दो सवाल बन सकता है तुमको, पहला कि ब्रिटिश कंपनी ने कपड़ों पर से आयात कर कब हटाया था 1822 में, कब लगाया था 1916 में। ठीक, यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी, भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि ये हमारे लिए सुनहरा मौका था। ऐसे तो हम नहीं हरा सकते थे, लेकिन वो विश्व युद्ध में भिड़ा हुआ है और अगर ऐसे में हम चाहें तो आजाद हो सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग धोखा खा गए। पहला वाला में हम लोग धोखा खाए थे, दूसरा वाला में धोखा नहीं खाए। हुआ ये कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ, एक नया यहाँ पे सोच आया, नया एक लोगों को मौका मिला और राष्ट्रवाद और व्यापक हो गया और बड़ा हो गया, लोगों में राष्ट्रवादी भावना और बड़ा हुआ। लगा कि यही मौका है, दुश्मन उधर भिड़ल है, इधर मार के इसको, मतलब लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। ठीक, उधर युद्ध में फसल है, पूरा ध्यान उसको इधर है, अगर हम चाहें तो इधर अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी, लेकिन इस टाइम पे एक चीज हुआ था, गांधी जी आ चुके हैं भारत में। ठीक, क्योंकि घटना कब से चल रहा है, 1915-16 की बात हो रही है। ठीक, तो गांधी जी भारत पहुंच चुके हैं और इस टाइम पे गांधी जी को पहले से भी तो दक्षिण भारत से अच्छा पहचान था ही, अंग्रेज को तो बढ़िया से पता था गांधी जी के बारे में, और भारत के लोग भी गांधी जी को मानते थे, उन चाहते थे कि वो भारत में आए और आंदोलन चलाएं, तो पहले से ही वो एक नामी नेता थे। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे लाल बाल पाल, फिर तो वहां से देखो यहाँ बाल गंगाधर तिलक के नाम है, और गांधी जी, इन सभी से अंग्रेजों ने एक रिक्वेस्ट किया, कहा कि एक काम करो, विश्व युद्ध में तुम हमको सेना से मदद दो, यानी अपने देश के नौजवानों को तुम कहो कि मेरे साथ विश्व युद्ध में लड़े, और विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम आएगा, हम हारे या जीते, तुमको हम आजाद कर देंगे। इन लोगों को लगा कि तो बढ़िया ऑफर है, बिना लड़ाई झगड़ा के युद्ध में उधर लड़ेगा नौजवान, जीतेगा हारेगा जो भी इसको होवे, हम आजाद हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने देश के नौजवानों से ये आग्रह किया, उनसे कहा कि आप लोग ब्रिटेन के तरफ से विश्व युद्ध में लड़िए, और यहाँ के नौजवानों ने लड़ा भी, परिणाम भी आया, जीत भी गया ब्रिटेन, लेकिन दोगलापंथी में तो आगे है। जीतला के बाद कह रहा है कैसन वादा, कौन सा वादा, हम कहिया बोले हैं, तुम गलत बोल रहा है, और वो अपने वादे से मुकर गया था। ये बात का बहुत बड़ा चोट लगा था भारतीय नेताओं में पर, या बाकी के जो लोग थे, नौजवान जो लड़ा, पूरे देश को तो यही लग रहा था कि अब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, नेताओं को भी लग रहा था कि अब हम लोग आज़ाद होंगे, लेकिन धोखा दे दिया। धोखा में तो PhD कर ले था वो सब। ठीक, इसी दौरान कहा जाता है कि जब गांधी जी यहाँ के नौजवानों को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहे थे, तो इस बात से खुश होकर के अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की
उपाधि दी थी, ठीक, जो बाद में वो वापस कर देंगे और वो घटना भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज हो रहा है, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी और तिलक अंग्रेजी सरकार के सहयोग किए, क्यों किए पीछे कहानी बता दिए, क्योंकि शर्त था कि इसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन करता नहीं है। इसी दौरान इन लोगों को ये महसूस होने लगा था कि अंग्रेज अपन बात से पलट रहा है। तब 1915 से 17 के बीच यानी 2 साल तक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ने मिल करके भारत में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ है? आयरलैंड में। होम रूल के अगर हिंदी करो तो तुमको मिल जाएगा, होम मतलब घर और रूल मतलब होता है शासन, यानी कि घर का शासन। और हमारे यहाँ कौन शासन कर रहा था? कोई दूसरे घर के विदेशी। तो होम रूल आंदोलन का मतलब यही था कि मेरे देश में मेरे ही देशों का शासन, मेरे ही देश के लोगों का शासन होगा। तो होम रूल आंदोलन हुआ कब, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 1915 से 17। तब पूछेगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1915 में। कौन किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल करके इस आंदोलन को चलाया था। इसकी प्रेरणा उनको कहां से मिली? तो आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन हुआ था वहां से, ठीक। इसी दौरान एक चीज और हुआ, जो भी भारत के लोग थे और विदेश रह रहे थे दूसरे देशों में, लेकिन देश के लिए तो प्रेम था ही, राष्ट्रवादी भावना तो था ही, तो देश के बाहर जैसे अमेरिका और कनाडा में जो लोग रह रहे थे, जो भी भारतीय क्रांतिकारी, उन लोगों ने क्या किया कि लाला हरदयाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके साथ मिल करके और एक पार्टी की स्थापना किया जिसका नाम था गदर पार्टी। और ये घटना कब हुआ? 1913 में। किताब में ऑब्जेक्टिव है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की, पहला क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव में। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कौन किए? लाला हरदयाल। इस सब अपना अंडरलाइन करते जाइए, ठीक। और ये किसको मिलाकर किए थे? अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के। अगर सोचो हम इसको ऑब्जेक्टिव में लिखवाने लगे तो 4-5 ऑब्जेक्टिव तो तुमको यहीं से बनेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, एक क्वेश्चन, किसने किया, 2 क्वेश्चन, कहाँ के लोगों को मिला के किया, अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो, या पूछेगा अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किस पार्टी की गठन की गई? गदर पार्टी। अलग अलग तरह से। तो आप जब इसी लाइन को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको कोई समस्या नहीं है, जवाब वही होगा। तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल, ये 3 बात इंपॉर्टेंट है। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ऐसे ये दोनों के अभी तक ना पूछा है, इसी में घुमा के पूछते रहता है। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे एकदम आराम आराम से पढ़िए। इसके अलावा क्या हुआ? 1916 में, चूंकि हम बताए थे कल तुम लोगों को कि कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। और गरम दल में बताए थे तुमको लाल बाल पाल। लेकिन 1916 में गांधी जी तो आए ले हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़े है। उनका तो पहला काम यही था कि पहले एक हो, फिर उसके बाद आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, यानी दोनों में समझौता हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया। ये भी एक घटना हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से मिल गई। उसके बाद इस टाइम पे एक चीज और हुआ, 1916 में 2 घटना हुआ था। एक, नरम दल गरम दल मिलकर पूरा कांग्रेस पार्टी अपन हो गया फिर से पहले जैसा। दूसरा, जो तुमको मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, वो मुस्लिम लीग अब क्या हुआ? कुछ सवाल है का? ऐसे मुँह काहे कैले हैं? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। उस समझौता का नाम है लखनऊ समझौता। या नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे, आगे मिलेगा तुमको, ठीक। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। और इस समझौते के तहत ये कहा गया कि हम लोग राजनीतिक आंदोलन में एक साथ लड़ेंगे, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गया। पहले तो कांग्रेस जो टूटा हुआ था वो दोनों मिल गया, ऊपर से मुस्लिम लीग भी मिल गया, यानी अब बहुत बड़ा पार्टी बन गया। और किसके खिलाफ लड़ेगा? अंग्रेज के खिलाफ। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, आखिर में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? कुछ तो वजह रही होगी। तो वजह है खिलाफत आंदोलन। आज ही हम उसको भी पढ़ेंगे।
उस टाइम पे खिलाफत आंदोलन हो रहा था और वो अकेले करना संभव नहीं था, तो इसलिए क्या कर लिया गया, समझौता। ठीक, तो ये समझौता हो गया। 1917 से 18 के बीच गांधी जी भी कुछ घटना कर दिए। क्या कर दिए, चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल, खेरा आंदोलन सक्सेसफुल, अहमदाबाद आंदोलन, 3 आंदोलन किए 1917 से 18 के बीच। अभी तक विश्व युद्ध चल ही रहा है और इन तीनों आंदोलनों को उन्होंने सफल बनाया, तीनों सफल रहा। तो ये सारी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में घटनाएं घटी, मुख्य ये सब घटनाएं घट रही थी। समझिए यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए प्रभाव में क्या पड़ा। सबसे पहला चीज कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व आर्थिक मंदी आया, उसका मार तो भारत को भी झेलना पड़ा। कम झेले लेकिन झेलना तो पड़ा। शुरुआत में ना जब आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी आया ना, तब झेलना पड़ा। शुरू में तो फायदा था हम लोगों को, क्या कि अंग्रेज पूरी तरह से कहाँ व्यस्त है, युद्ध में। तो हमने कि यहाँ के उद्योग फैक्ट्री सबके तो विकसित होने का मौका मिला। यह दौरान हमने के टाटा कंपनी विकसित हो गया, ताकि पूरी तरह से उनको जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन कर रहा था, टाटा कंपनी। फायदा हो रहा था, तो यहाँ के उद्योगों को फायदा हुआ विश्व युद्ध से। लेकिन जब वैश्विक आर्थिक मंदी आया तब भारत को भी उस चीज को झेलना पड़ा। तो आर्थिक मंदी आया, आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी जैसे समस्याओं को हम सामना किए। और उसका वजह क्या है, विश्व युद्ध। अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो आर्थिक मंदी नहीं आता तो शायद इतना चीज नहीं हो पाता, या जिस तरह से अंग्रेज की नीति था इससे भी बदतर भी हो सकता था। लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका हम लोगों पर प्रथम विश्व युद्ध का यही प्रभाव पड़ा। उसके बाद इंग्लैंड के भी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि पूरा 4 साल ही कहाँ फोकस कर दिया, युद्ध करे में। और युद्ध में सिर्फ होता है खर्च, फायदा तो कुछ नहीं, युद्ध का कोई फायदा ना होता है। जो जीता उसको कुछ फायदा होता है, हारने वाले को तो और नहीं होता है। 20 युद्ध चल रहा है, तभी ना बताया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कुछ नहीं बोले थे, अरे मित्र राष्ट्र हमरे भुलवा दे रहा है, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां के बीच। तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका एक साथ, और केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ कौन को नंबर जोड़े थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ। ठीक, ऐसे करके ये लड़ रहा था। हंगरी है ना, पता ना, हमें डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन ना मैया, किसी पे कोई भरोसा नहीं। ऑस्ट्रिया हंगरी है, समझ गए। तो इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च हुआ, व्यापारी सब उतना विकसित हुआ नहीं, क्या कि पूरा ध्यान कहाँ था, युद्ध पर। तो इसकी भी स्थिति दयनीय है। अब इसका जब स्थिति दयनीय हुआ तो उस टाइम पे हमारे उद्योगों को विकास करने का मौका मिल गया, तो कुछ फायदेमंद भी हमारे लिए साबित हुआ था। ठीक, उसके बाद देखो इसी टाइम पर भारत सहित एशिया और अफ्रीका के जो भी देश थे, जो उपनिवेश थे, गुलाम थे, उन सभी में राष्ट्रवादी भावना का व्यापक विस्तार हुआ उनमें और जगह कि यही मौका है आजाद होने का, और आंदोलन को और वो लोग तीव्र बना दिए थे। तो ये भी इसका प्रभाव रहा। इसके अलावे जब युद्ध हो गया, परिणाम आ गया, ब्रिटेन विश्व युद्ध में जीता, मित्र राष्ट्र जीत गया था तो ब्रिटेन जीता। अब बात था उस वादे का कि आप कहे थे कि युद्ध में साथ दो तो तुमको हम आजाद कर देंगे। तो अंग्रेज कहा कि कैसन वादा। तो इन लोगों को आया गुस्सा, जगह जगह पे होने लगा आंदोलन, भारतीय लोग करने लगे आंदोलन। ठीक, और आंदोलन बहुत उग्र रूप के भी था। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक, तो देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ये क्यों आया? इसके तहत क्या था कि बिना भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर दिया जा सकता था। और ये एक्ट आया था इसीलिए कि आप आंदोलन ये सब नहीं कर सकते हैं, सभा ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर हमको आप पे शक हुआ, यानी अंग्रेजों को भारतीयों पर शक हुआ, तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेगा। उसके लिए अलग अदालत है जहाँ पे कोई अपील काम नहीं कर सकता है, वहाँ पे आप अपील कर ही नहीं सकते हैं, आप अपने बारे में सफाई दे ही नहीं सकते हैं, सीधे आप जेल।
अब बताइए एक्ट अच्छा था कि खराब था? तो इसी एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ, और जब आंदोलन हुआ तो उसका अंतिम परिणाम हुआ जालियांवाला बाग हत्या कांड। तो इस घटना को और बढ़िया से भी हम पढ़ने वाले, हम तो खाली पढ़े अभी कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव हुआ, रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे ये प्रभाव डाला, हम अलग टॉपिक देखेंगे। जालियांवाला बाग अलग टॉपिक है, ठीक। मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के ये प्रभाव रहा कि अगर ये प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो ये रॉलेट एक्ट नहीं आता, और अगर ये रॉलेट एक्ट नहीं आता तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। तो ये दोनों में होने का, ये जो दोनों घटनाएं घटी है उसका मुख्य कारण कौन है? ये इसी के प्रभाव के कारण ये दोनों चीजें हुई है। और ये एकदम याद रखना, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 डेट के साथ, क्योंकि डेट के साथ पूछा जाता है तो डेट एकदम रट लो, और ये डेट तो हर भारतीय को याद होना चाहिए, ठीक। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे रूस में खूनी रविवार, ये घटना बिल्कुल वैसी ही था जैसे हिंद चीन में माइली गांव की घटना, मिलता जुल, ठीक। तो उसी तरह की एक घटना है। और पूरे पंजाब में ये चीज करके मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ मतलब समझ जाओ सैनिक के शासन, यानी पूरे पंजाब को सेना ने घेर लिया, घर से निकलना तक भी बंद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये टॉपिक है वो, देखेंगे उसको। अब देखिए और क्या प्रभाव पड़ा। हाँ बुआ, अरे मार्शल लॉ कोई है नहीं। मार्शल लॉ मतलब होता है ना, मान लो तुम्हारे गांव में कोई घटना घटा, जैसे तोर गांव में मान लो कोई लड़की शादी होके आई, बढ़िया समझो, हाँ ये किसी से प्रेरित कहानी है। मान लो तुम्हारे गांव में कोई लड़की शादी करके आई और उसको अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं है, आराम से रहो, नाम नहीं ले सकते हैं, रहना पसंद नहीं है, तो वो गई थाने कि हमको इसके साथ नहीं रहना है। थाना आया आपके गांव, ठीक। वो लड़की थाना को, पुलिस को लेकर के आई, वो गई, अपना जो भी गहना वगैरह था वो लेके चल दी, ठीक। और आपके गांव की कोई महिला, उस महिला पुलिस को दे दी गाली। मान लो लड़की के परिवार के कोई की गिरफ्तार भी करके लेके जा रहा है, ठीक, और दे दी गाली, ठीक, कि इसको क्यों पकड़ के ले जा रही है, गुनाह तो कोई और किया है। तो वो तो शक के आधार पर ले जा रहा है, पूछताछ करके छोड़ देगा, लेकिन ले गया और तोड़ गांव के कोई महिला दे दी उसको गाली, ठीक। अब गाली देगी तो जो पुलिस है वो क्या शांत बैठेगी? वो तो प्रशासन में है, वो तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो बदले में वो तुमको 2-3 लपड़ दे दी, महिला पुलिस थी, तुमको दे दी तोर गांव के महिला के, अब तोर गांव के महिला से 20 खोपड़, वो पुलिस के 2-4 लपड़ दे दी। अब मामला क्या होगा? पूरे तरह से ये गड़बड़ हो गया। पुलिस पे हाथ उठाना मतलब कि सिस्टम को अपने हाथ में ले लेना। उसके बाद कचरा हो जाएगा पूरा, मारपीट। उसी में से उस महिला के घर का कोई व्यक्ति आया इतना बड़ा चपा उठा के मार दिया और गाड़ी पर, और जो मेन पुलिस, लेडी पुलिस है, उसी का सर फट जाए। अब सोचो क्या होगा? तो वो महिला पुलिस क्या करेगी? कॉल करेगी थाने में और पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेगी, घर से निकलना कर देगी तुम्हारा बंद। तो इसी को कहा जाता है मार्शल लॉ। जब आपको पूरे गांव को पुलिस घेर ले तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं। और ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर किसी से मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी बताए हैं, थोड़ा सा उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी रहा, इसलिए हम बता दिए बढ़िया से तुमको मार्शल लॉ क्या होता है, समझ गया। अब आगे देखिए और क्या प्रभाव पड़ा। ये बुआ आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। ये यहां से लेकर के यहां तक पूछा जाता है कि 1919 में 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसको किस नाम से जानते हैं?
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। इसमें दो व्यक्ति हैं, इसलिए इसका उन दोनों व्यक्ति के नाम पर नाम है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड योजना। कब आया था? 1919 में। ये भी पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब आया? 1919 में। या पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये चीज आया और प्रांतीय विधायी परिषदों की जनसंख्या में वृद्धि किया गया। केंद्र में दोनों सदनों जो, अरे यहाँ लेजिस्लेटिव कैसे लिखा गया? रे लेजिस्लेटिव होता है, देख लो तुम यहाँ किताब में लेजिस्लेटिव है ना कि लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोकसभा हुआ करता था, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स है यानी राज्यसभा, इन दोनों के सदस्यों में संख्या की बढ़ोतरी की गई। विधायी परिषदों में जनसंख्या की वृद्धि की गई, लेकिन एक और समस्या था, इसमें ज्यादातर ब्रिटिश थे, भारतीय नहीं थे। और इस टाइम तक भारतीय लोगों में ये भावना आ गई थी कि हमको जनसंख्या में वृद्धि नहीं, पूर्णतः आजादी चाहिए, हमको पूर्णतः आजाद होना है, तुम्हारे नीचे रहना ही नहीं है, तू क्यों रहेगा मेरे देश में। ठीक, उसके बाद अभी बताए हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं, वो भी इसी युद्ध का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक, और खिलाफत आंदोलन के लिए ही क्या किया गया था? लखनऊ समझौता। तो प्रथम विश्व युद्ध का ही उसमें प्रभाव था, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे अब की मंडे को, तो वहां जानेंगे कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन के कारण बना और कैसे उसके वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस 1916 में आपसी समझौता किया, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। एक चीज याद रखना है यहाँ पे नोट में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब आए थे? तो आपको सिर्फ 1915 देता है, लेकिन आप पूरा याद रखिए 9 जनवरी 1915। और इस दिन को प्रत्येक वर्ष प्रवास दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो अगर ये भी पूछ दिया जाए कि प्रवास दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन कोई विदेश में हमारा जो प्रवास कर रहा था, महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत आए थे। तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इस दिन को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? प्रवास दिवस के रूप में। और चीज, इनका जो कार्यकाल है 1919 से लेकर 1947 तक के बीच, कहीं 17 से 48 भी रहता है तो कंफ्यूज मत होना। इस पूरे टाइम पीरियड को हम गांधी चरण या गांधी युग के नाम से जानते हैं। ये याद रखना कि गांधी युग कब से कब तक, समझ गई? ऐसे 17 से 48 तक भी लिया जाता है, तो कंफ्यूज ना होना है, ऑप्शन के अनुसार देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। तो बुक लेके नहीं आया है? अंडरलाइन कौन कर रहा है? तो ओहो, अब आइए रॉलेट एक्ट पर बढ़िया से, कि रॉलेट एक्ट क्या था और बापू हमारे छोड़े चले ये भारत किसके सहारे। आए एक बात हमरा याद आ गया गांधी जी पर, हमरा बड़ा हंसी पड़ा। हम गए थे एक जगह अपने बहन के लिए लड़का देखने, तो अब वहाँ पे बुजुर्ग लोग अगुआ लोग बात कर रहे थे। हम तो अपना जाते हैं पापा को लेके, अपना बैठे रहते हैं, देखते हैं करने से केला उला मिला, अपना नाश्ता कीजिए, मस्त रहिए, बाकी कागज वागज देखना है, जो भी जॉब वॉब पढ़ाई का कर रहा है वो। तो वहाँ पे पता ना कहाँ से सब बात छिड़ गया, बात के बतंगर न हो जाता है, छिड़ गया, बात आ गया गांधी जी पर। तो में से एक आदमी कह रहा है ना, अरे गांधी जी के बारे में तू क्या जाना हो, वो गरीब हलथी ना। ये तो सही बात है, वो गरीब नहीं थे, बकरी के दूध पीते थे स्पेशल, कि हमको यही बकरी चाहिए, वो बकरी के भी स्पेशल खाना मिलता था, ये सही बात है। लेकिन हमको हंसी बात पता है कहाँ पड़ा, हम कहे कि चलिए इनको जानकारी है इस बात के, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कहे ना कि गांधी जी आधा घंटा तक बाल झाड़ा तो हम थे या सूरज थे, हमने दोनों साथे बैठल थे। हम सूरज कहे कि सूरज सब बात तो ठीक है, गांधी जी के तो हम बाल ना देख लियो, तो बाल झाड़ा
अब कायनी जवानी के बात कर रहे होंगे भाई, लेकिन जिस टाइम से ये आंदोलन में है उस टाइम से तो इनका बाल नहीं दिख रहा है। तो गांधी जी वो व्यक्ति थे जो आधा घंटा बाले जड़े में लगा दे, बताओ। आए ये बहुते मस्त आदमी थे, हो बहुते दूरदर्शी वाले व्यक्ति। अब भले आज के समय पर इनको लेकर के दो तरह की बातें हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कुछ लोग इनको मानते भी हैं, कुछ लोग इनको नहीं मानते हैं। और हम तुमको यही बताएंगे कि जिंदगी में कोई भी 100% सही नहीं होता है। हर व्यक्ति सही और गलत के मिश्रण होता है, उसमें कुछ खामियां और कुछ खूबियां होती है। और हमें कैसा बनना है, सामने वाले व्यक्ति में जो खूबी वो ले लिए, जो खामियां हैं वो छोड़ दिए। पर्सनल टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गांधी जी क्या थे नहीं थे इस पर हम टिप्पणी क्यों करें। गांधी जी से जो अच्छा चीज़ सीखने वाला होगा वो सीखेंगे, गलत है वो छोड़ देंगे, खत्म। एक वीर सावरकर जी को लेकर के होता है, कुछ लोग उनको देशभक्त तो कुछ लोग उनको देशद्रोही मानते हैं। हमको उससे क्या लेना देना, हमको बस उनका जीवनी पढ़े, उनके जीवन के घटनाओं को पढ़े, उसमें जो अच्छा चीज़ सीखने को मिला सीखे, बात खत्म। हमारे दिल में रिस्पेक्ट है तो करेंगे, नहीं तो अपन अंदर रखेंगे नफरत और प्रेम दोनों रखेंगे। बस एक व्यक्ति भी हमारा नहीं रुक पाता है, हम वहाँ तक खुल के दिखाएंगे। जब बात आएगी भगत सिंह के तो हम तो भाई कहेंगे कि वो आदमी के सोच के बारे में जब हम सोचते हैं तो अपन जिंदगी बेकार लगता है। ये उम्र में वो सब कुछ हासिल कर चुके थे और जा चुके थे। हम लोग जानवर जैसे रोज एक दिन काट रहे हैं, रोज एक दिन काट दे रहे हैं। ये उम्र में, हमारे उम्र तक तो फांसी चढ़ गए थे। कितना दूरदृष्टि था उनको। हम गांधी जी से भी बेस्ट मानते हैं भगत सिंह, इनसे ज्यादा दूरदर्शिता उनके पास थी। जो ये 70-80 साल की उम्र में कर रहे हूँ, 20-23 साल की उम्र में कर दिए। एक ऐसा व्यक्ति इतिहास में जो खुद प्लानिंग किया अपने मृत्यु का कि हमको फांसी चढ़ना होगा, तो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है उनका। बाकी सभी नेताओं का जो भी हमने के स्वतंत्रता सेनानी में सबका है, लेकिन उनका थोड़ा हमको होता है ना कि किसी का आपको विशेष होगा, इसमें होगा तो किसी हीरो का, किसी गायक का विशेष फैन होगा कुछ विशेष क्वालिटी के कारण। वैसे ही मेरे लिए वो समझो कि हमारा आदर्श। और नौजवान के लगभग निकालेगा अगर आंकड़ा ना, तो सब भगत सिंह के फैन है। भले भगत सिंह के बारे में कुछ ना जानता हो जो, बाकी भगत सिंह के फैन। जब भी कहीं ऐसे तो हम कहीं झुकते उगते नहीं, लेकिन भगत सिंह के मूर्ति मिल जाता है तो बार कहते हैं कि प्रभु आपके धूल बराबर भी हम हो जाए तो हमारी ये जिंदगी तो सार्थक हो ही नहीं सकते हैं। उनका लेवले अलग था। चलिए उधर खत्म कीजिए। और एगो दुख की बात ये है कि इस चैप्टर में कहीं उनको पढ़ना ही नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ सब क्लास में उनका फोटो मिलेगा, भगत सिंह का फोटो रहना चाहिए सामने। तो लड़का ने वो टीचर डे कोची में नया था तो उसे कर दिया है, तो ना खोलें कि थोड़ा सा साउंड बढ़िया रहता है रिकॉर्डिंग में। अरे जिसको हम मानते हैं उसको मूर्ति में पूजने के थोड़े जरूरत है, गधा यहाँ पूजा जाता है। और किसी व्यक्ति को खुश करना है तो उसको फोटो लगाने से खुश नहीं होगा, तस्वीर लगा के ऐसे ऐसे आरती उतारने से खुश नहीं होता है। उसके सिद्धांतों पे चलेगा तब वो व्यक्ति जिंदा है। हम खूब भगत सिंह को माने कि हम खूब हैं, उनके सिद्धांतों को हम माने ही नहीं तो भगत सिंह का कोई फायदा है। उनके सिद्धांतों को मानो, वो जीवित रहेंगे। फिर तस्वीर की जरूरत और मूर्ति की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति में वो रहेंगे। तस्वीर की तो उसको जरूरत है जो व्यक्ति में नहीं है। इनको अपने व्यक्तित्व में उतार लो। तुम्हारे चाल ढाल, तुम्हारे सोच, तुम्हारे बात करने के तरीका में लगना चाहिए कि तू तो भगत सिंह जैसन बात करता है। भगत सिंह कहाँ है? सबके सामने रहेंगे। घर में तस्वीर लगा ले कौन देखे जा रहा है? अपने व्यक्तित्व में उनको लेके आ जाओ। चलिए इधर आइए रौलेट एक्ट पर। रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने वादा से पलटा और देश में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी और इसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार लगातार प्रयास कर रहा था। और इसी प्रयास के दौरान उसने क्या किया कि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है उसने क्या किया कि उस टाइम पे एक जज थे जिसका नाम था सिडनी रौलेट। उसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। पूरा कहानी समझो, रौलेट एक्ट कैसे आया। आंदोलन चल रहा है ठीक आज़ादी के लिए, उसको दबाने के लिए उस टाइम पे जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है उसने न्यायाधीश सिडनी रौलेट को
अध्यक्षता में एक समिति बनाया, एक कमेटी बनाया, और उस कमेटी का काम क्या था कि ये जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि हो रहे हैं उसको दबाने के लिए एक दंडात्मक विधेयक लाया जाए, एक नया कानून बनाया जाए, ताकि इस चीज को हम दबा सके, उनको आंदोलन ये सब करने से रोक सके। यहाँ तक कहानी समझ में आया? कौन करवाया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किससे? सिडनी रॉलेट, जो कि एक जज है, साथ में और भी उनके साथ लोग हैं, ये मेन है, हेड है, अध्यक्ष हैं। ठीक, ये लाया गया। इस समिति के अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया, यानी 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया। जो ये समिति बनाएगा ना, वो समिति इन क्रांतिकारी घटनाओं को खत्म करने के लिए एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया। वो सुझाव गया कहाँ? ये कहो कि संसद में। संसद में में बहस हुआ और वो विधेयक पारित हो गया, यानी कि वो नियम लागू। पारित मतलब अब वो विधेयक से क्या बन जाएगा? कानून। कानून बना। जैसे ही ये कानून आया, इसमें क्या था कि इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, एक अलग कोर्ट बनाया जाएगा, और इसका निर्णय विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता है। जो कोर्ट बनेगा वो जो फैसला दे दिया, उस फैसले के खिलाफ कोई भी फिर से अपील नहीं हो सकता है। अगर कोर्ट कह दिया कि तुमको फांसी, फांसी, उम्र कैद, तो उम्र कैद। कहानी समझ में आया? रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में पहला चीज है कि एक स्वतंत्र अलग एक न्यायालय बनेगा, और वो न्यायालय जो फैसला देगा वही सर्वोपरि रहेगा, उसमें फिर कोई अपील नहीं होगा। दूसरा चीज, रॉलेट एक्ट के तहत ही आपको शक के आधार पर हम गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करके कहाँ ले आएंगे? इस वाले कोर्ट में, जो नया कोर्ट बना है इसमें। और इस कोर्ट में एक बार जज ने फैसला दे दिया तो आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, हम रास्ते से जा रहे हैं, अंग्रेज पुलिस आया, कहा कि तोरा पमा शक है, चल। काहे रे? तो मुँह से डारे बढ़ल, तू देखी मुगरवादी लगी, लेके चला गया। कोर्ट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सजा दे देगा। एक बार जब सजा मिल गया, मिलेगा किस आधार पे? क्रांतिकारी घटनाओं के आधार पे, कि अराजकता फैलाता है, देशद्रोही ये वो करके, तो छोटा मोटा सजा तो हमको मिलेगा नहीं। मिलेगा तो दबा के हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया, ये बढ़िया था कि खराब था? हर तरह से खराब है। जब ये नियम आया तो इसको लेकर के यहाँ पे देखो आगे बता दिया गया है कि इसके तहत बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के आपको, और बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। जब ये कानून आया तो महात्मा गांधी जैसे जितने भी नेता थे, उन सभी नेताओं ने इसे अनुचित, स्वतंत्रता का हनन करने वाला, व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून बताया कि इससे तो व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं रहेगा, जानवर से बदतर उसका जीवन हो जाएगा। ये बहुत खराब अधिनियम है, ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। और इसके लिए लोग करेंगे आंदोलन, विरोध, सरकार को ये चीज वापस लेने के लिए उसको मजबूर करेंगे। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा के आयोजन किया गया, कि इसको आयोजन करते हैं और इसको वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। 6 अप्रैल, जो कि 21 मार्च को आया था, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल किया गया पूरे देश में एक साथ, और इसमें कहीं कहीं ये आंदोलन हिंसात्मक भी हो गई थी। गांधी जी तो हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन भीड़ है, कितना को रोकिएगा, कोई ना कोई उसन हो ही जाता है, कर लेता है। तो कई जगह आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इसका ज्यादा प्रभाव रहा कहाँ? पंजाब में। ठीक, और पंजाब में जब प्रभाव रहता है तो आगे है तुमको जालियांवाला बाग हत्या कांड, उसको देखो क्या होता है, ये चीज आगे देखते हैं। तो ये आंदोलन हो रहा है। अब देखो आंदोलन के बाद का होता है। 6 अप्रैल को आंदोलन हुआ 1919 को। देश में कई तरह विश्वव्यापी घटना, हिंसात्मक घटना भी घट गया। ठीक, इस आधार पर यहाँ पे पंजाब के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सत्यपाल और किचलू को। ठीक, कब? 9 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल को आंदोलन हुआ, हिंसात्मक घटनाएं हो गई। आंदोलन की शुरुआत एक तरह से देखो तो ये
पंजाब से था, तो पंजाब में इसका प्रभाव ज्यादा था और इस वजह से पंजाब के 2 लोगों को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये दोनों कौन व्यक्ति थे? पहले तो कि आंदोलन में रहे, इसके अलावे कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता था, हर साल मीटिंग देश के अलग अलग जगहों पर, तो उस मीटिंग में ये स्वागत समिति के सदस्य थे। अलग अलग उसका समिति था, तो स्वागत समिति जो था ना, जो मीटिंग का स्वागत करेगा, उस समिति के ये दोनों सदस्य थे। पूछ देगा कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू किस समिति के सदस्य थे, तो पहले तो कहा कि ये कहाँ हले, कहा कि एकरा पर फोकस नहीं करेगा। ठीक, तो किसका है? कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन के जो स्वागत समिति है उसके ये सदस्य थे। यानी इसको गिरफ्तार करने का मतलब है कि कांग्रेस के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। तो इसके लिए कहा गया कि एक काम करते हैं, इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक मीटिंग था, सभा करना था। हाँ, जगह है पंजाब में। ठीक, जलियांवाला बाग, हाँ, पूरा एगो हॉल था, मतलब खाली मैदान वाला जगह, चारों पट्टी से पिलर देके देखो यहाँ बनाया हुआ है। इसमें तो खैर उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, भगत सिंह फिल्म देखना, उसमें दिखाया गया, शुरू में वो सीन है। ठीक है, मैप इस सब पर भी जलियांवाला बाग अभी भी मिल जाएगा, उसको वैसे ही रखा हुआ है। तो देखो, तो इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ये बात के खबर लग गया एगो व्यक्ति के, और उसका नाम है जनरल ओ डायर, जो उस टाइम वहाँ के जिला का मजिस्ट्रेट था, यानी एक तरह से कहूँ कि डीएम, न्यायाधीश के रूप में काम करता है, उस तरह से। ठीक, तो मजिस्ट्रेट था, उसको इस बात की खबर लग गई। वो बिना किसी चेतावनी के पहुंच गया कहाँ? जलियांवाला बाग, लगा दिया गेट और कर दिया फायरिंग, बिना कुछ बोले सीधे आया, गेट बंद किया और ऑर्डर दे दिया सीधे फायरिंग पर। अब वहां पे जितने भी लोग थे, उसमें कुछ भारतीय सेना भी रहे होंगे, अंग्रेजी सेना भी थे। ठीक, कुछ अंग्रेज के चापलूस भी हमारे देश में थे, दोगले लोग, दुगोला, जो 2 बाप के बेटा हो तो उसको दोगला कहते हैं। ठीक, तो वैसे हमारे भारत में बहुत सारे लोग थे जो चापलूसी करते थे। इसी के चक्कर में कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी मारे भी गए। ठीक, तो देशद्रोहों को किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं, ऑन कैमरा हम गाली देंगे। हमारे देश के साथ द्रोह मतलब विश्वासघात करेगा, हम तुमको सम्मान देंगे। दोगला तो बहुत छोटा गाड़ी है, कैमरा बंद रहे, घरे रही तो ये गाड़ी दी ना कि कान दे खून फेंक देवे। बिहारी गाड़ी तो ऐसा ऐसा देवो कि कान से खूने निकल जाए। गालिए दे दे के ले लें तोरा, हम थूक के कपार में छेदा करे के पावर रखते हैं। सुन ले डायलॉग है कि बिहारी हैं, थूक के कपार में छेदा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे, तो जनरल डायर यहाँ पे बिना चेतावनी के गोलियां चला दिया। जितने भी जलियांवाला बाग में लोग थे सब निहत थे, क्योंकि लड़ाई ये सब करने तो गए थे ना, मीटिंग में थे। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। उसमें आज भी दीवालों पर गोलियों के दाग है, आज भी खून के दाग है। वहां पे कुआं है, लोगों ने जान बचाने के लिए कुआं में कूद गया, और कुआं में कूदा तो कहा कि हा ऊपर से दे धाए 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 मारा है। ठीक है, मारते जा रहा था, अरे जान बचाने के लिए। अब भगत सिंह फिल्म देखना और अजय देवगन वाला देखना, उनमें और बढ़िया से दिखैले है। उनमें सीने में शुरुआत होता है ना, तो दिखाता है ना एकदम फिल्म के शुरुआत, पहला सीन जो है कि भारतीयों को नंगा करके मार रहा है चाबुक से, पहले सीन है। तू पहले फिल्म के पहले सीन में तू रो देगा। अगर थोड़ा सा भी तुम में राष्ट्रवादी भावना है, इतिहास से तुमको लगाव है, अपने देश के जो भी लोग देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, उनके लिए थोड़ा भी रिस्पेक्ट है, तो वो चीज को देखते ही तो आंख में आंसू आ जाएगा। फिल्म के नाम है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। एगो शहीद है, उनमें सनी देओल बॉबी देओल के है, आई भगत सिंह जो है वो अजय देवगन के, दोनों उन्हीं पर है, लेकिन कहानी थोड़ा सा इधर उधर करके है, कहानियां वही है। ठीक,
उसमें पूरे तरह से भगत सिंह के जीवन को दिखाया गया। आए तो 1000 लोग इसमें मारे गए, कितने लोग इसमें घायल हुए, और ये एक तरह से नरसंहार था उसकी, मतलब नर मतलब मनुष्य, असंहार मतलब हत्या, सीधे मारा गया, एकदम निहत्था पर धाएं धाएं गोली चलाया गया, अंधाधुंध। हाँ ये तो खुदे अंग्रेज है, तो अंग्रेज लगी काम करेगा। हाँ इसको कोई तो रिपोर्ट दिया होगा कि जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रहा है, वो कोई भारतीय कोई अंग्रेज कोई भी हो सकता है, कोई दोगला हो सकता है, काहे नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी सैन्य सेवा, आपको घर से निकलने ही नहीं देंगे, ठीक। और इस तरह से पूरा यहाँ पे आतंक के माहौल था उस टाइम पर। इस बात से रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल के थे, बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं, इनको अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। बताएंगे ठीक। तो हाँ मैक्स मुलर को भी महारानी विक्टोरिया उपाधि दी थी, ठीक। अब ना लिए अलग बात है, दे रही थी ना, तो नाइट की इनको उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर लिए थे। ये उपाधि वो त्याग देते हैं, दे देते हैं, कहते तो हमारा देश के लोगों को मार रहा है और हमको एक तरफ से पुरस्कृत कर रहा है, हमको ऐसा पुरस्कार नहीं चाहिए, वो वापस कर दिए। तो सवाल पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी। उसके बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहा करते थे और वायसराय के कार्यालय में एक काम करते थे जिनका नाम था शंकरन नायर। उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम तरह जोरे काम नहीं करेंगे। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और अंग्रेजों ने जो उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी वो ये त्याग कर दिए कि मुझे तुम्हारा ये उपाधि नहीं चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सा उपाधि त्यागे थे और गांधी जी कौन त्यागे थे? कैसर हिंद, कैंसर ना कैसर हिंद उपाधि मिलता था, ठीक। तो ये सब उपाधि ये लोग त्यागे, काम खत्म। लो आज की कहानी तुमको यही तक था। तो इस तरह से ये जालियांवाला बाग हत्याकांड रहा। खैर आप लोगों को खुशी के लिए एक बात बता दें कि इसका बदला तो एक व्यक्ति ने लिया, उधम सिंह, जाके इंग्लैंड में जहां पार्टी में था, जैसे भीड़ था ना, उसे पार्टी में घुस के वहां पे जाके मारे, बच कैसे जाए। तो ऐसा में हुए। और खैर जानते हो आज से कुछ वर्ष पहले चल जाओ ना, 5 वर्ष पहले, उधम सिंह के नाम कोई नहीं जानता था इधर के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में सब जानता था। ऐसे हमारे देश में कितने क्रांतिकारी हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन कारनामा ऐसा किए हैं कि लोगों को प्रेरणा देता है, जैसे उधम सिंह। लेकिन बाद में एक फिल्म है उधम सिंह, उस फिल्म के बाद लोगों ने उनके बारे में और बेहतर से जाना, फिल्म देखा तब, नहीं तो उसके पहले बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे। वहां जाकर मारा, इंग्लैंड में मारे, इंग्लैंड में धुआं कर दिए आए बंदूक से जी। कई सारा वो नाम भेष बदल के रखते, तो उनका एक अपना जीवनी है। कभी फिल्म है एगो, फिल्म में जाके फिल्म देख लो, नहीं तो गूगल कर लो उधम सिंह, हाँ बना के लेकर गए थे। तो आप चाहें तो उनका जीवनी भी पढ़ सकते हैं ना, तो फिल्म भी देख सकते हैं, दोनों सही है। इस संडे को उधम सिंह देखा जाएगा, हाय 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 हाय, चलिए देखा जाएगा उस दिन। हम भी अभी तक वो फिल्म नहीं देखे हैं, ठीक। कहानी जान रहे, उधम सिंह के बारे में पढ़े थे तो पता था, तो देखे कि कहानियां तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार देखना चाहिए, गुज बम्प देता है, समझ गए। तो अगले क्लास में हम लोग खिलाफत आंदोलन से शुरू करेंगे और बाकी के आंदोलन पढ़ेंगे।